हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग बीए सेकंड ईयर के हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर को लेकर एक बार पुनः आज के इस वीडियोस में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो 9वीं क्लास के रूप में रहेगा, तो चलिए हमारी पिछली क्लासें जितनी भी रिकॉर्ड हो चुकी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे रखा है। तो चलिए आज की इस वीडियोज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आपको एक बात तो पता चल ही गया होगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस प्रकार से अध्ययन करवाया जाता है, उस तरीके को ही अपनाकर आज की इस वीडियोस में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और अच्छी तरीके से आपको व्याख्या सहित समझाया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम ये सवाल डिस्कशन करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियोस में इस प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। देखिए आज की इस वीडियोस का ये जो सवाल है ये कुछ अलग हटकर सवाल है, क्योंकि आपकी जो सीरीज है बीए सेकंड ईयर की, इसमें जितने भी सवाल हमको देखने को मिले उनमें केवल मुस्लिम शासकों पर ही डिस्कशन किया गया। लेकिन आज की इस वीडियोस में या फिर कुछ एक ऐसे सवाल है जिसमें राजपूत प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजपूत शासक व्यवस्था, राजपूत कालीन शासन व्यवस्था थी, उस पर आज की इस वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी कारण ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सीरीज में एक या फिर दो सवाल ऐसे मिलते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब की बार चांस बनते हैं इन राजाओं को लेकर, इन प्रश्नों को लेकर एक बार पुनः आज की इस वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और वीडियोज को लाइक जरूर कर देवे, क्योंकि इसी प्रकार मोटिवेट होकर आप सभी के सामने एक बार पुनः मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना सकूं। तो चलिए हम देखते हैं इसके आंसर को। राजपूत की शासन व्यवस्था की विशेषताएं, राजपूत राजाओं की शासन व्यवस्था थी, उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो आपके लिए अच्छी और इंपॉर्टेंट पढ़ने योग्य विशेषताओं के रूप में गिनी जाती है। देखिए ऐतिहासिक साक्ष्यों के मध्यकालीन राजस्थान को शासन व्यवस्था की जो अलग अलग विशेषताओं के रूप में जाना जाता है, तो वो पहला राजा। देखिए मध्यकाल में राजा का पद वंशानुगत हुआ करता था। मध्यकाल जो समय था मध्यकालीन, तो उस समय जो राजा का जो पद होता था वो कैसा होता था, वंशानुगत। राजा का जो पुत्र है उसका पुत्र है, इस प्रकार के वो वंशानुगत चलता रहता था राजा का पद। लेकिन राजा शासन कार्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा है वो शासन कार्य का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। इस काल में नरेशों को जनता ईश्वर का प्रतिनिधि या अवतार मानती थी। जो भी राजा हुआ करता था उसको ईश्वर का अवतार, प्रतिनिधि या फिर अवतार, ईश्वर का अवतार के रूप में मानती थी। और राजा के जो प्रमुख अलग अलग कार्य हुआ करते थे दोस्तों, राजपूत राजाओं के कुछ अलग ही कार्य होते थे। जैसे कि दोस्तों धर्म की रक्षा करना, वो अपने ग्रंथों के हिसाब से, वो अपने धर्म के हिसाब से धर्म की रक्षा करना, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर प्रजा का पालन करना, प्रजा का पालन करना, फिर देश की रक्षा करना, राज्य की सर्वतोमुखी उन्नति का प्रयत्न करना, राज्य की जितनी उन्नति हो सके उतनी उन्नति करने का प्रयत्न करना, ये सभी दोस्तों राजा के कार्य हुआ करते थे। क्योंकि दोस्तों ये राजा का एक क्या करता है, कर्तव्य बनता है। क्या बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो इस कार्य को करे, ठीक है ना। तो चलिए हम दोस्तों हमारा एक और अगला पॉइंट आता है विशेषाधिकार। दोस्तों राजपूत राजाओं का एक अलग से विशेषाधिकार होता था। जैसे कि राजा अपने ही राज्य में जो दरबार लगाता था, तो एक प्रकार का क्या है, विशेष अधिकार, उसको विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो दरबार लगाएगा। पहला विशेष अधिकार में पॉइंट हो गया दरबार लगाना। इसके बाद में उत्सवों या नियमित अवसरों पर सवारी निकालना। अगर कोई दोस्तों बड़ा उत्सव है, ठीक है ना, बड़ा उत्सव है, तो उस पर या फिर नियमित अवसर जैसे कि प्रतिवर्ष जो मनाए जाने वाले खुशी के रूप में अवसर होते हैं, तो वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, एक उत्सव के रूप में ही होते हैं। तो दोस्तों उस पर राजा के द्वारा शहर में सवारी निकाली जाती है, तो एक प्रकार का क्या हो गया, उसका विशेषाधिकार हो गया। इसके बाद में शिकार का आयोजन करना। दोस्तों अगर आवश्यकता पड़ने पर शिकार करना होता था, बड़ी मात्रा में शिकार करना होता था, तो शिकार करने के लिए शिकार करने का आयोजन भी किया जाता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको विशेषाधिकार बनते थे। फिर आता है नक्कारे का प्रयोग करना, उपाधि वितरण करना, उपाधियों का वितरण करना, आज्ञा की मुहर का प्रयोग करना, जो आज्ञा की मुहर है उसका प्रयोग करना, मृत्युदंड देना और अंग भंग आदि
की आज्ञा देना, ये सभी उसके विशेष अधिकार हुआ करते थे। यानी कि उसके विशेष कौन कौन से, वो कोई गलत कार्य होने पर उसको अंग भंग की सजा, मृत्युदंड की सजा और आज्ञा की मुहर जो लगती किसी भी चीज का आवंटन होने से समय, तो राजा की जो राज्य मुहर हुआ करती थी उसका क्या लगता था, आज्ञा की मुहर का प्रयोग भी उससे से होता था, तब उसका वितरण होता था, आगे से आगे बढ़ती थी। तो इसके बाद में तुलादान करना, ये भी उसका विशेषाधिकार हुआ करता था कि राजा का जितना भार है उसी वेट में, अगर राजा चाहे तो सोना उसके भार के हिसाब से दे सकता है। और पशु युद्ध करवाना, पशुओं का युद्ध करवाना, और ये सभी विशेष अधिकार राजाओं के हुआ करते थे। दोस्तों समझ गए। इसके बाद में आता है दोस्तों सामंत। राजाओं के सामंत भी हुआ करते थे। अब दोस्तों सामंत क्या है, ये क्या कार्य करते थे? दोस्तों मध्यकालीन जो राजस्थान है, मध्यकालीन जो समय है, इस मध्यकाल राजस्थान में शासकों का एक महत्वपूर्ण सहयोगी वर्ग सामंतों का होता था। ये मुख्य रूप से राजाओं का सहायक होता था। राजाओं की जो भी नीति, जैसे कि मान लो कि राजा रणनीति बना रहा है या फिर कोई ऐसी योजना बना रहा है जिसमें राज्य की आय में बढ़ोतरी हो सकती है, तो दोस्तों उस विचारों में, यानी कि सामंत एक प्रकार से राजा का सहयोगी हुआ करता था। या तो शासक की वंश प्रणाली का होता था, शासक की वंश प्रणाली का ये सामंत हो सकता है। दूसरे प्रांत से आकर उसके साथ मिलजुल कर रहता था, दूसरे प्रांत से भी आ सकता था और उसके साथ में कोई योजना बनानी है तो विचार विमर्श करता था, उसमें विचारों में सहयोग करता था या फिर अन्य धनराशि में सहयोग करता था। इस प्रकार से एक प्रकार का सामंत भी नियुक्त किया जाता था राजपूत राजाओं, राजपूत कालीन प्रशासन व्यवस्था के समय। इसके बाद में आता है सामंतों के पास राजा द्वारा दी गई जागीर होती थी। दोस्तों सामंत होते थे, जैसे कि किसी राज्य में राजपूत शासन काल है, राजपूत राजा है और उसके शासन काल के अंदर अगर कोई सामंत है तो उसको अलग से भूमि दी जाती थी कि सामंत आपको ये भूमि दी जाती है। यानी कि देखिए जागीर भी उसको दी जाती थी। इसके अलावा इसके पास सेना भी होती थी। दोस्तों सामंत के पास में यह भी अधिकार होता था कि वो अगर राजा का सहयोगी है तो उसके पास में सेना भी होगी, ठीक है, जमीन भी होगी, सेना भी होगी। जब राज्य पर आपत्ति आती थी तो वो अपने अनुयायियों सहित राज्य के लिए मर मिटने के लिए उद्यत रहते थे। दोस्तों जब भी राज्य संकट में आता था, आपातकालीन स्थिति में आता था, तो दोस्तों सामंत ही राजा का क्या करता था, सहयोग करता था। राजा की जितनी भी सेना, सामंत की जितनी भी सेना है वो, और साथ ही साथ में सामंत अपने खुद के प्राण न्यौछावर करने के लिए, मर मिटने के लिए उस राज्य के लिए तत्पर रहता था। इसके बाद में हम दोस्तों सामंत को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा कि राजपूत शासन व्यवस्था के समय सामंत भी राजपूत राजाओं का क्या हुआ करता था, एक सहयोगी के रूप में हुआ करता था। इसके बाद में दोस्तों प्रमुख मंत्री भी हुआ करते थे, ठीक। इसके बाद में उसके कार्य, प्रमुख मंत्री कौन कौन से और उसके कार्यों को लेकर देखिए। राजपूत शासकों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मंत्रियों की नियुक्ति। दोस्तों मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता था। जैसे कि दोस्तों हम बात करें प्रधान और एक होता था दीवान। दोस्तों प्रधान है यह एक शासन सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में राजा की सहायता करता था। जैसे कि दोस्तों कोई शासन व्यवस्था के रूप में जैसे कि राजा जिस प्रकार से कुछ एक, मान लो कि कोई शासन व्यवस्था में कोई सुधार कर रहा है, ठीक है ना, तो उस सुधार में अगर कोई सहयोग करता है तो वो प्रधान हुआ करता था। प्रधान एक प्रकार का क्या है, मंत्री है, ठीक है ना। इसके बाद में सैनिक और न्याय संबंधी कार्य, सैनिक संबंधी कार्य, अगर सैनिकों की कमी है, सैनिकों की अधिकता है, सैनिकों में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी की मांग है, तो उसकी पूर्ति के लिए ये प्रधान नियुक्त होता था। यानी कि सैनिकों का हेड कौन होता था, ये प्रधान होता था। इसके बाद में न्याय संबंधी, राजा के सामने अगर कोई न्याय को लेकर मामला आ गया कि इसमें हार जीत, यानी कि किसकी गलती है और किसकी इसमें गलती हुई है, तो दोस्तों इसमें जो न्याय संबंधी, न्याय को दिलाने में जो सहायता करता था, तो ये भी प्रधान हुआ कर, समझ गए होंगे। इसके बाद में आते हैं दीवान को लेकर। दोस्तों दीवान मुख्य रूप से अर्थ विभाग का प्रधान होता था। अर्थ विभाग का प्रधान दीवान हुआ करता था। इस अधिकारी के प्रमुख कार्य के रूप में आर्थिक कार्य, कोष और
पॉइंट आता है कोतवाल। दोस्तों इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो चोरी डकैती का पता लगाना और वस्तुओं के दामों को निर्धारित करना, नाप तोल पर नियंत्रण रखना। यानी कि कोतवाल है वो मुख्य कार्य के रूप में चोरी डकैती करने वाले लोगों का पता लगाता था और वस्तुओं में के जो दाम होते थे, वस्तुओं के जो मूल्य होते थे उसको निर्धारित करना, किसी भी वस्तु के मूल्य में निर्धारित करना, यानी कि कोई वस्तु कितनी महंगी बिक रही है, कौन सी वस्तु कितनी सस्ती बिक रही है ना, इस प्रकार से। फिर आता नाप तोल पर नियंत्रण, यानी कि कितना नाप, यानी कि इतने पैसे के अंदर इतना नाप दिया जाएगा, यानी कि नाप को लेकर अगर कोई नियंत्रण करता था तो वो कोतवाल करता था। तो इस कोतवाल को आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों खंजासी भी हुआ करता था। दोस्तों राज्यों में खंजासी होते थे जो कोष रखने और रुपए जमा करने व्यय करने का ब्यौरा रखते थे। इसके बाद में आते हैं परगने का शासन प्रबंध। परगने का शासन प्रबंध यानी कि दोस्तों राज्यों से नीचे की छोटी इकाई परगना होती थी। राज्यों से नीचे की जो छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी, परगना होती थी। और परगनों के शासन संचालन के लिए हाकिम या फौजदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो कि पूर्णतया राजा के अधीन होता था। दोस्तों परगने का शासन और प्रबंधन करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। और ये परगना क्या होता है, जो राज्य से नीची इकाई होती है, राज्य से छोटी इकाई होती है, उसको हम परगना कहते हैं। जैसे कि कोई परगना है और उस परगने के शासन के संचालन, जैसे कि राजा का राज्य है, वो तो राजा का राज्य है, उसके मुख्य सेंटर में वो राजा बैठेगा। लेकिन दोस्तों अब मुख्य सेंटर में राजा तो बैठा राज्य के, लेकिन साइड में अगर कोई परगना है उसका संचालन करने के लिए एक हाकिम को रखा जाता था। हाकिम अधिकारी को या फिर फौजदार नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था जो कि पूर्णतः राजा के अधीन होता था। वो परगने का संचालन तो करता था थोड़ा साइड में, लेकिन वो राजा के अधीन होता था। समझ गए होंगे इस पॉइंट को। ग्राम शासन। दोस्तों अगली व्यवस्था के रूप में राजपूत राजाओं के समय जो शासन व्यवस्था थी उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या आ रही है, ग्राम शासन किस प्रकार की ये व्यवस्था थी। देखिए मध्यकालीन राजस्थान में शासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, गांव हुआ करती थी। गांव का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक हुआ करता था। क्या होता था, गांव का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक हुआ करता था। और गांव स्तर पर प्रशासनिक कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। दोस्तों गांव स्तर पर एक छोटी से छोटी इकाई, दोस्तों गांव कौन सा है, शासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। तो दोस्तों गांव स्तर पर जो प्रशासन कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। अब गांवों में किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम पंचायतों के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके बाद में दोस्तों आती है, तो आप ग्राम शासन को समझ गए होंगे। गांव है वो शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और गांवों में क्या होते थे, ग्राम पंचायत हुआ करते थे। और गांव का एक अधिकारी होता था, उसको ग्रामिक कहा जाता था। इसके बाद में आता है अगला पॉइंट आता है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था को देखें तो मध्यकालीन राजस्थान में राजस्व प्रबंधन के लिए विभिन्न भूमि विभाग हुआ करते थे। दोस्तों राजस्व प्रबंधन करने के लिए मध्यकालीन राजस्थान में राजस्व प्रबंधन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग भूमि विभाग हुआ करते थे। जैसे कि बात करें, खालसा भूमि है, हलावा है, जागीर है, भूम प्रमुख हुआ करते थे। भूमि कर उपज का 1/3 या फिर 1/4 भाग वसूल कर लिया जाता था। जैसे किसी किसान के द्वारा अपने खेत में, किसान के खेत में जो फसल उत्पादित की जाती है उसका 1/3 या फिर 1/4 भाग भूमि कर के रूप में किसान को देना पड़ता था। भूमि का स्वामित्व उसका ही था, जो खेती करता है उसका ही भूमि का स्वामित्व हुआ करता था। जो खेती करते हैं ना, जैसे कि किसी किसान ने खेती, कोई क्षेत्र है उसमें किसान खेती करता है तो उसी का अधिकार उस पर होता था, ठीक है ना। यदि भूमि का स्वामी बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है, जैसे कि दोस्तों कोई भी किसान है, उसका पुत्र उसका अधिकारी होगा, है ना, उस भूमि का अधिकारी होगा, उसका पुत्र होगा। अगर उसका पुत्र नहीं है और वो मर जाता है, वो उस भूमि का स्वामी, तो ऐसी स्थिति में ऐसी भूमि को खालसे में खुमार कर दी जाती थी, यानी खालसा भूमि के अंदर गिनी जाती थी। इसके बारे में दोस्तों अगला पॉइंट आता है सरकारी आय के साधन में भूमि कर के अलावा सरकारी आय के साधनों में भूमि कर के अलावा स्वार खर्च, तेवर खर्च, राहदारी, फौजबल, बिचायत, जकात, घुंगरी, सहना, धुवो,
अवार्डों आदि अनेक कर थे। दोस्तों ये करों के नाम दे रखे हैं, आप इतना कंफ्यूज ना हो रही है। देखिए तेवार खर्च, राहदारी, फौजबल, बिचायत, जकात, घूंघरी, सहोना, धुवो, अवार्डों आदि अनेक कर थे जिसमें राज्य को आय प्राप्त होती थी। ये इतने सारे जो कर है वो राजपूत शासन काल के समय या फिर मध्यकालीन राजस्थान में ये क्या थे, कर थे अलग अलग, जिससे क्या होती थी, एक्स्ट्रा आय प्राप्त होती थी। और खान, कराई, नमक, आगरखारी, व्यापार आदि भी राज्य की आय के साधन हुआ करते थे। राज्य की आय के ये साधन खान है, कराई है, नमक, आगखारी है, ये सभी राज्य की आय के साधन। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं न्याय व्यवस्था को लेकर। अब राजपूत शासन काल के समय न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी इसको हम समझते हैं। दोस्तों न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सवैय राजा हुआ करता था, राजा ही करता था। न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता था। अब दोस्तों राजपूत शासन व्यवस्था है, कोई मुगल शासन व्यवस्था थोड़ी है। अब बिल्कुल कोई प्रकार का किसी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात नहीं होता था। किसमें? न्याय व्यवस्था में किसी का पक्ष भी नहीं लिया जाता था। जो सत्य है उसकी जीत होती थी। राज्य के अधीन अनेक अधिकारी थे जो न्याय कार्य के संचालन में राजा का सहयोग करते थे। अभी हमने बात की न्याय का अंतिम सोपान सवैय शासक होता था। दोस्तों देखिए जब किसी मामले का न्याय होता है तो उस न्याय में जो अंतिम निर्णय होता है वो कौन लेता है? शासक लेता है। जैसे कि एक सभा बुलाई कि भाई इसका न्याय करना है, तो दोस्तों उस न्याय करने के लिए सभी मंत्रियों के विचारों को सुना जाता था। फिर अंत में देखिए न्याय का अंतिम सोपान सवैय राजा होता था, यानी कि राजा ही कहेगा कि इसके लिए ये दंड होना चाहिए। इसके बाद में इस काल में विशेष रूप से मौखिक न्याय अच्छा समझा जाता था। दोस्तों विशेष न्याय है वो, मौखिक न्याय है वो अच्छा समझा जाता है। मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, ये तो आप लिख दोगे, लेकिन न्याय व्यवस्था में क्या एक और पॉइंट है कि इस काल में या फिर मध्यकालीन राजस्थान में जो राजपूत राजाओं का शासन था तो उसमें न्याय व्यवस्था थी, तो वो विशेष रूप से मौखिक न्याय अच्छा समझा जाता था। कौन सा? मौखिक न्याय। बिल्कुल बोलकर जो आमने सामने जो न्याय होता था वो बिल्कुल अच्छा और अच्छा समझा जाता था। परंतु लंबे मामलों को लेखबद्ध किया जाता, जैसे कि लंबा मामला है कोई, ठीक है, लंबा मैटर है तो उसको सॉल्व करना है तो दोस्तों लेखबद्ध उसको लिखा जाता था। मामले निश्चित तिथि पर सुने जाते थे, एक निश्चित तिथि दी जाती थी, उस पर सुनवाई होती थी, ठीक है। और न्याय निर्णय की घोषणा खुले रूप में होती थी। न्याय निर्णय, अब न्याय में किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, किसको सजा मिली है, तो उसको एक बिल्कुल खुले में बता दिया जाता था। छोटे मोटे मामलों को गांव के पंच, छोटे मोटे जो मैटर है, मामले हैं, वो गांव में ही सल्टा दिए जाते थे। जैसे कि गांवों का जो शासन है, गांवों का मुख्य शासन, जैसे कि गांवों में क्या होती, ग्राम पंचायत होती, तो गांवों में जो ग्राम पंचायत कहो या फिर उसमें पंच हुआ करता था, एक मुख्य हुआ अधिकारी हुआ करता था जो इस मामलों को क्या करता था, उसी गांव के अंदर छोटे मोटे मामलों को क्या करता था, सॉल्व कर देता था। आगे जाने की, राजा के पास में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ता था। कुल या नगर के महापात्र सुलझा देते थे। कुल या फिर नगर के महापात्र जो अनुभवी लोग हैं वो इसको सुलझा जाते थे, ठीक है। इसके बाद में आते हैं मध्यकालीन राजस्थान में दंड व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। साधारण अपराध, जैसे मध्यकालीन राजस्थान में दोस्तों दंड व्यवस्था बिल्कुल कठोर थी। साधारण अपराध हैं तो भी दोस्तों कर चुकाना, कालाबाजारी करना आदि के लिए प्राण दंड दिया जाता था। प्राण दंड भी इसको दिया जाता था। व्यभिचारी तथा विश्वासघाती लोग होते उसके अंग भंग की सजा भी दी जाती थी। कुछ अपराधियों के लिए कारावास की सजा, परंतु कुछ अपराधियों की हालात नरक से भी बुरी हुआ करती थी। दोस्तों ये तो आप लिख ही सकते हैं एक बार सुनकर भी कि मध्यकालीन राजस्थान या फिर राजपूत राजाओं के शासनकाल के समय बिल्कुल साधारण अपराध होने पर भी भारी से भारी दंड दिया जाता था। उनमें अब कालाबाजारी करना, प्राण दंड यानी कि फांसी की सजा देना, व्यभिचारी, विश्वासघातियों का अंग भंग करना, अपराधियों को कारावास देना। इसके बाद में कारावास
बिल्कुल ऐसे भी दिए जाते थे जो नर्क से भी बुरे हुआ करते थे। इसके बाद में आता है दोस्तों सैन्य व्यवस्था। सैनिक किस प्रकार के थे? हम दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं सैन्य व्यवस्था को लेकर। दोस्तों सैन्य व्यवस्था को अगर हम देखें तो मध्यकाल राजस्थान में यानी कि राजपूत शासन व्यवस्था के समय सैन्य व्यवस्था को देखें तो सेना पैदल सेना हुआ करती थी, घुड़सवार, हाथी और रथ आदि भी भाग लेते थे। सेना का सर्वोच्च सेनापति राजा हुआ करता था। सेना का सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था। सेनापति तो होता था लेकिन सबसे ऊंचा सर्वोच्च सेनापति राजा हुआ करता था। इसके अतिरिक्त सैन्य संगठन का संचालन करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति। दोस्तों सेना का संगठन करने के लिए, संगठन का अर्थ हुआ दोस्तों सेना को संगठित करना, है ना। अगर राज्य में सेना की कमी हो गई है तो उसमें क्या करना, उसका संगठन, सेना में बढ़ोतरी करना, सेना की सैलरी में बढ़ाना, या फिर सेना की भर्ती भी निकाली जाती थी उस समय। यानी कि राज्य में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि आपके सेना में यानी कि सैनिक भर्ती में सैनिकों को शामिल किया जा रहा है तो आप में से कौन कौन तैयार है, तो उसमें से लिए जाते थे। तब उसको अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता था, यानी कि उसको सिखाया जाता था। इसके बाद में प्रारंभिक मध्यकाल में सैनिकों के अस्त्र शस्त्र जैसे कि तलवार है, बर्चा है, भाला है, ढाल है, गदा, मुख्य इसके क्या होते थे, अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। परंतु मुगलों के प्रभाव से जो मुगल हुआ करते थे उसमें क्या करते हैं, मुगल थोड़ी अलग नीति को अपनाते थे। जैसे कि बारूद है, तोपे है, बंदूकें है, छोटी तलवारें है, हल्की ढाल है, बर्चियां का प्रयोग राजस्थान में भी किया जाने लगा। सैनिकों द्वारा लोहे के टोप, सैनिक वो लोहे के टोप पहना करते थे, और अंगरक्षक साधनों का प्रयोग भी किया करते थे। इस समय राजपूत शासकों ने अपनी सेना में घुड़सवार सेना को प्रधान देना प्रारंभ कर दिया। जो भी घुड़सवार सैनिक होता था उसको प्रधानता देना है, वो जो भी घुड़सवार सेना हुआ करती थी, घुड़सवार सैनिक सेना हुआ करती थी, उसको प्रधान गिना जाता था। इसके बाद में राजस्थानी नरेशों की सैन्य व्यवस्था अनेक दोषों का शिकार थी। आक्रमण के समय राजस्थान में